चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो मारे जाएंगे, इजराइल के प्रधानमंत्री का बड़ा बयान। ईरान और हिजबुल्लाह के साथ युद्ध के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि केवल इजराइल ही ईरान को रोक सकता है। इजराइल ईरान को मध्यपूर्व जीतने से रोक रहा है। नेतन्याहू ने यह बात बुधवार को यरूशलेम में अमेरिकी यहूदी संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान कही। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि दुनिया में इस वक्त सिर्फ एक ही ताकत है जो ईरान के खिलाफ लड़ रही है। दुनिया में सिर्फ एक ही ताकत जो ईरान को जीत हासिल करने से रोक रही है, वो है इजराइल। हम अगर नहीं लड़ेंगे तो मारे जाएंगे। 10 सीटों पर इस ब्रह्मास्त्र से होगा खेल। हरियाणा के बाद चढ़ा यूपी का सियासी पारा। जी हां, बता दें लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद यूपी की बदली हुई बयार और फिर अब जाकर हरियाणा चुनाव परिणामों की पृष्ठभूमि में यूपी का उपचुनाव धीरे धीरे परवान चढ़ रहा है। देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं। एक तरफ ये उपचुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए कई मायनों में अलग होने वाले हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल है। बताते चले, एक तरफ भाजपा दावा कर रही है कि 10 की 10 सीटों पर पार्टी यहां जीत हासिल करेगी। वहीं अब तो समाजवादी पार्टी की तरफ से इन 10 सीटों में से 6 के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। दशहरा के बाद काफिरों का होगा हिसाब। मौलाना का ऐलान सुनकर हिंदुओं के छूटे पसीने। जी हां, बताते चले कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान महंत यति नरसिंहानंद द्वारा पैगंबर मोहम्मद और कुरान को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर मुसलमानों ने बवाल काट रखा है। कहा जा रहा है कि दशहरे के बाद मुस्लिम दिल्ली जाकर घेराव करेंगे। इसे लेकर रामलीला मैदान में प्रदर्शन किया जाएगा। IMC के 24वें स्थापना दिवस पर इत्तेहादे मित्तल काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने ऐलान किया है कि नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों से हिसाब किया जाएगा। इस बार धरना नहीं बल्कि देश जाम किया जाएगा। मुकेश अंबानी फिर से बने सबसे अमीर भारतीय। नेटवर्थ में जबरदस्त इजाफा। जी हां, बता दें मुकेश अंबानी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं, ने 2024 के लिए फोर्ब्स की 100 सबसे अमीर भारतीयों की सूची में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 108.3 अरब डॉलर है, जिससे वह दुनिया के 13वें सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। वहीं बता दें कि फोर्ब्स की सूची में अडानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अडानी दूसरे स्थान पर हैं, जिनकी कुल संपत्ति 116 अरब डॉलर है। जिसके अलावा OP जिंदल ग्रुप की सावित्री जिंदल ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है, जिनकी संपत्ति 43.7 अरब डॉलर है। भाजपा छोड़ दो, नक्सलियों ने इन दो नेताओं को दी पार्टी छोड़ने की हिदायत। प्रेस नोट जारी कर लगाए ये आरोप। जी हां, बता दें सुरक्षा बलों की ओर से लगातार किए जा रहे कार्रवाई से नक्सलियों में बौखलाहट अब साफ नजर आ रही है। दहशत फैलाने के लिए माओवादी कई हथकंडे अपना रहे हैं। इसी बीच अब माओवादियों ने एक प्रेस नोट जारी कर बीजापुर के 2 भाजपा नेताओं को पार्टी छोड़ने का फरमान सुनाया। नक्सलियों ने दोनों पर कई आरोप भी लगाए। प्रेस नोट नक्सलियों के मध्य एरिया कमेटी के सचिव बुच्छन ने जारी किया है। इसमें भोपालपट्टनम के 2 भाजपा नेताओं को पार्टी छोड़ने को कहा गया है। जिन नेताओं को पार्टी छोड़ने को कहा है वे मंडल अध्यक्ष यालम वेंकटेश्वर और युवा मोर्चा नेता बिलाल खान है। नक्सलियों ने दोनों नेताओं पर संगठन को मजबूत करने का आरोप लगाया है। फिलहाल इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। यूपी में बिजली की कीमतों को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। जी हां, बता दें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गुरुवार को बिजली की कीमतों को लेकर बड़ा फैसला लिया। सरकार ने प्रदेश में बिजली की दरें नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया। इस संबंध में विद्युत नियामक आयोग ने आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के अनुसार यूपी में इस साल बिजली के रेट नहीं बढ़ाए जाएंगे। दरअसल पिछले कुछ समय से खबरें आ रही थी कि उत्तर प्रदेश में बिजली की दरें बढ़ाई जा सकती हैं। इसके बाद से ही उपभोक्ता परिषद में बिजली की दरों को कम करने की मांग उठाई जा रही थी। नियमानुसार 120 दिनों के अंदर बिजली की दरें घोषित करनी होती हैं। हालांकि पावर कारपोरेशन प्रबंधन खराब वित्तीय स्थिति का हवाला देकर बिजली दरें घटाने के पक्ष में नहीं है। चुनाव हारने पर उतारा गुस्सा, बेटियों के लिए फ्री 18 बसें की बंद। पूर्व विधायक का तंज, नए MLA से चलवाओ बस। जी हां, बता दें हरियाणा के रोहतक जिले के एक पूर्व विधायक चर्चा में हैं। महम सीट से इस बार चुनाव हारने वाले बलराज कुंडू ने बेटियों के लिए मुफ्त बस सेवा बंद कर दी। हरियाणा जनसेवक पार्टी के सुप्रीमो का कहना है कि अब नए विधायक से बसें चलवाएं। चुनाव हारने के बाद उनका गुस्सा साफ दिख रहा है। कुंडू ने हार के बाद अपने समर्थकों की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें इलाके में हार के बाद मंथन किया गया।
समर्थकों ने कहा कि कुंडू ने अपने इलाके में फ्री बसें चलवाई, इसके बाद भी लोगों ने वोट नहीं दिए। समर्थकों ने एक सुर में कहा कि अब स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बेटियों को फ्री ले जाने और लाने वाली बसों को बंद किया जाएगा। समाज सेवा का कुंडू को गलत नतीजा मिला है, जिसके बाद सभी 18 बसों को बंद करने का फैसला लिया गया। जम्मू कश्मीर में एनसी को 42 नहीं 46 विधायकों का सपोर्ट। अब उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को लेकर कही बड़ी बात। जी हां, बता दें जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन के लिए गुरुवार को विधायक दल की मीटिंग हुई, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला विधायक दल के नेता चुने गए। अब जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला होंगे। अब इंडिया गठबंधन का प्रतिनिधिमंडल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात करेगा और सरकार बनाने का दावा पेश करेगा। उमर अब्दुल्ला सोमवार को सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। विधायक दल की मीटिंग के बाद उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीटों की संख्या 46 सीटों के बहुमत के आंकड़े तक पहुंच गई है, क्योंकि 4 निर्दलीय विधायकों ने पार्टी को समर्थन दिया है। उन्होंने कहा वे अब सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए कांग्रेस से समर्थन पत्र का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका से खरीदे जाएंगे 31 प्रीडेटर ड्रोन, देश में बनेंगी 2 परमाणु पनडुब्बियां, बड़ी रक्षा सौदे को मिली मंजूरी। रक्षा मामलों से जुड़ी कैबिनेट कमेटी ने 80,000 करोड़ के रक्षा सौदे को मंजूरी दी। इसके तहत अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदे जाएंगे। साथ ही 31 MQ-9 ड्रोन नेवी के लिए, 8 इंडियन एयरफोर्स के लिए और 8 आर्मी के लिए होंगे। इस रक्षा सौदे की सबसे बड़ी बात यह है कि 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन बनाए जाएंगे। साथ ही भारतीय नौसेना के लिए 4,50,000 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेशी रूप से 2 परमाणु अटैक पनडुब्बियों के निर्माण को भी मंजूरी मिल गई है। जम्मू कश्मीर में सपा का हुआ बुरा हाल, 20 सीटों पर जमानत जब्त, 16 पर पार्टी को 500 वोट भी नहीं मिल सके। जी हां, बता दें कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन ने 49 सीटों पर जीत हासिल करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल। बता दें कि भाजपा को भी 29 सीटों पर जीत मिली, जबकि महबूबा मुफ्ती की पार्टी PDP सिर्फ 3 सीटों पर सिमट गई। उत्तर प्रदेश में बड़ी ताकत मानी जाने वाली समाजवादी पार्टी ने भी जम्मू कश्मीर की 20 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, मगर पार्टी का काफी बुरा हाल हुआ है। पार्टी के सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। साथ ही बता दें कि जम्मू कश्मीर में पार्टी का विस्तार करने के इरादे से चुनाव लड़ने वाली सपा के 16 प्रत्याशियों को तो 500 वोट भी हासिल नहीं हो सके। केवल 4 सीटें ही ऐसी थी जिन पर पार्टी 500 वोटों का आंकड़ा पार कर सकी। समाजवादी पार्टी ने हरियाणा के विधानसभा चुनाव में अपना एक भी प्रत्याशी नहीं लड़ाया था, मगर जम्मू कश्मीर में पार्टी ने 20 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। जयशंकर के पाकिस्तान पहुंचने से पहले इस्लामाबाद की सड़कों पर उतरी आर्मी। जी हां, बता दें पाकिस्तान शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। इसमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के शामिल होने की संभावना है। भारत भी SCO का सदस्य है और विदेश मंत्री एस जयशंकर इस्लामाबाद में होने वाली इस बैठक में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। चीन और रूस जैसे देश भी इसके सदस्य हैं। अब पड़ोसी देश पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस्लामाबाद में SCO शिखर सम्मेलन से पहले सेना उतारने का फैसला किया गया है। शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी में सेना के जवानों की अहम भूमिका होगी। सरकार ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। पाकिस्तान सरकार ने SCO शिखर बैठक के दौरान राजधानी इस्लामाबाद में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना में तैनात करने का शुक्रवार को निर्णय लिया। पाकिस्तान 15 से 16 अक्टूबर को पहली बार इस शिखर बैठक की मेजबानी करने वाला है। वहीं गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार आर्मी तैनात करने का निर्णय संविधान के अनुच्छेद 245 के तहत लिया गया है, जो सरकार को शांति बनाए रखने में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद के लिए सेना तैनात करने का अधिकार देता है। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार राजधानी इस्लामाबाद में 5 से 17 अक्टूबर तक के लिए सेना को तैनात करने का फैसला ले रहा है। भारत ने फिर निभाया पड़ोसी धर्म, नेपाल को भेजी राहत सामग्री। जी हां, बता दें बाढ़ और भूस्खलन की वजह से नेपाल के कई इलाके तबाह हैं। इस आपदा की घड़ी में नेपाल के लिए भारत ने राहत सामग्री भेजी है। नेपाल स्थित भारत की एम्बेसी ने सोमवार को नेपाल में पहली राहत खेप पहुंचाई। नेपाल में तैनात भारतीय अधिकारियों ने स्लीपिंग बैग, कंबल, तिरपाल सहित कई अन्य राहत सामग्री दी। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक भारतीय दूतावास ने बताया कि भारत ने 4.2 टन राहत सामग्री दी है। ये राशि उन परिवारों की सहायता के लिए दी गई जो नेपाल
में आई बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित हुए हैं। पिछले महीने हुई भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से वहां भारी जान माल का नुकसान हुआ था और इस आपदा में 240 लोगों की जान चली गई थी। इससे पहले भी साल 2015 में नेपाल में आए भारी विनाशकारी भूकंप के समय में भारत ने सबसे पहले नेपाल में राहत प्रदान की थी। उस वक्त भारत ने विदेश में अपना सबसे बड़ा आपदा राहत अभियान ऑपरेशन मैत्री चलाया था। इसके बाद नवंबर 2023 में जब नेपाल के जजरकोट